हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर। सर जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चल रहा है हमारा रिवीजन सेशंस, वन शॉर्ट रिवीजन। हर एएस पर एक वीडियो बनेगी। और सर जी, हमारा एएस 1 के बाद आज नंबर है एएस 2 का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो और रियल लाइफ में भी बात कर रहे हो तो आपको ये एएस आपको नजर आएगा ही जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एएस 2 का हर एक कॉन्सेप्ट, छोटा से छोटे लेके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी एंड में डिस्कशन करूंगा। क्लियर है? तो अगर आपने AS2 अभी तक पढ़ा नहीं है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि AS2 में क्या है, क्योंकि मैं डिटेल भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा। और साथ ही में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार बढ़िया से रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? आप इसको पूरी कंप्लीट वीडियो करोगे और कमेंट जरूर करना है मेरे बच्चे। कमेंट क्या करना है? कमेंट करना है अगला AS। सर जी, आपको अगला कौन सा AS चाहिए, AS7 या AS9 में से कौन सा रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करेंगे। और अगर इस AS में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो वो भी कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलो जी, अभी करते हैं बिना देरी के साथ शुरू हम लोग आज का AS नंबर 2। हाँ जी, तो करते हैं शुरू AS2 की। और सबसे पहले हम लोग जब भी कोई AS शुरू करेंगे तो पहली बात करेंगे उसकी एप्लीकेबिलिटी की। हमने इंट्रोडक्शन में मेन क्लास में कवर किया था, ऑफ कोर्स रिवीजन में मैं कवर नहीं करूंगा, वहां पे कवर किया था कि हम कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन SMC और SMC। ऐसे हम नॉन कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म वगैरह को हम डिवाइड करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। क्लियर है? और इससे फर्क पड़ता है क्या कि सर हमारे कुछ AS, कुछ नॉन कंपनीज जो नॉन SMC हैं उन पे सारे लगते हैं, पर कुछ SMC कंपनीज, स्मॉल मीडियम कंपनीज पे नहीं लगते। ऐसे ही कुछ लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 को हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। नाउ मुझे ये देखना है कि क्या मेरा AS2, आज बस इतनी बात करनी है कि क्या AS2 को कोई एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन है। नहीं सर, ये AS2 की जब मैं बात करता हूं तो ये एप्लीकेबल है मेरी सारी एंटिटी पे, चाहे वो एंटिटी हमारी कॉर्पोरेट है, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट है, चाहे वो SMC है, चाहे वो नॉन SMC है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब कोई एग्जेम्पशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एग्जेम्पशन मतलब पूरी छूट, रिलैक्सेशन मतलब थोड़ी बहुत काम नहीं करना पड़ेगा। बट कोई नहीं सर, अगर आपकी कंपनी पे AS लग रहा है 2 तो आपको कंप्लीटली फॉलो करना पड़ेगा मेरे बच्चों। आगे चलो सर, AS2 का नाम ही अगर देखोगे तो इन्वेंट्री की क्या करनी है, वैल्यूएशन। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इन्वेंट्री का मतलब क्या है। सर AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री का मतलब है वो एसेट्स, मेरे बच्चे कौन से एसेट, वो 4। यहां पे कितनी बात है, 4। कहता है वो एसेट जिन्हें आपने रखा है हेल्ड फॉर सेल इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि आप उसको नॉर्मली, आपका जो बिजनेस है आप उसे बिजनेस में नॉर्मली बेचते हो, उसने रखा हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फिनिश गुड। अगर मेरा बिजनेस ये पेन बना के बेचने का है तो मेरे लिए पेन जो है वो मेरे लिए क्या है, फिनिश गुड है। दिस इज हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नाउ वो सामान जो मैंने बेचने के लिए नहीं रखा, पर मैं जब ये पेन बनाऊंगा तो इसमें एक रिफिल डालूंगा, इसमें एक सेंसर डालूंगा, इसमें एक लाइट डालूंगा, तो ये इसमें एक बैटरी डालूंगा, वट जो भी डालूंगा वो इसमें कंज्यूम्ड हो जाएगा। दिस इज रॉ मटेरियल, दिस इज रॉ मटेरियल। तो वो भी मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। मतलब मैंने जो सामान बेचने के लिए रखा है वो मेरा फिनिश गुड है। दिस इज ऑल्सो एन इन्वेंट्री। जो मेरा सामान इन्वेंट्री में फिनिश गुड में यूज होगा, कंज्यूम होगा, ताकि मैं उससे फिनिश गुड बनाऊं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। और वो सामान जो ना फिनिश गुड है ना अभी रॉ मटेरियल है, मैंने उस पर थोड़ा सा काम कर दिया लेकिन कंप्लीट होना बाकी है, विच इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड के बनने में अभी रास्ते में है, तो उसे बोलेंगे WIP। 3 तरीके का सामान होता है सर जी, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, उसमें थोड़ा काम कर दिया WIP, और बिल्कुल रेडी है कि मैं इसे बेचूंगा, विच इज फिनिश गुड। तो 3 तरीके की मेरे सामान होता है, इसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री है। तीनों ही मेरी इन्वेंट्री है। और साथ में आता है स्टोर एंड स्पेयर। पर इस पर एक खास बात है, जितना भी मेरा स्पेयर मटेरियल पड़ा हुआ है, जितना भी मेरा कंज्यूमेबल आइटम्स पड़े, ये भी मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनता है AS2। बट अगर मेरा स्पेयर पार्ट, मान लो अगर मैं मारुति कंपनी हूं, मैं कौन हूं, मारुति कंपनी, और मेरे बच्चे मैं बनाता हूं मारुति कार्स, ठीक है, तो मेरे लिए कार क्या हो जाएंगी, फिनिश गुड। अब कार के लिए मैं टायर खरीदता हूं, तो टायर जो MRF से खरीदता हूं वो है मेरे लिए रॉ मटेरियल, और कार पे भी टायर फिट हो गए बट अभी कार कंप्लीट होनी बाकी है, विच इज WIP। तो ये तो नॉर्मल समझ आता है। बट व्हाट अबाउट स्टोर एंड स्पेयर। स्पेयर पार्ट ये होता है कि मान लो मेरे पास कार मैंने बेची, अब कोई बंदा आया सर्विस कराने के लिए और उस कार का कोई पार्ट खराब है, तो क्या मैं पार्ट उतने ही खरीदूंगा जितने मुझे फिनिश गुड बनाने, नहीं, मैं थोड़ा स्पेयर पार्ट भी रखता हूं कि अगर कोई सामान मैंने बेची है और उसे सर्विस देने में, उसको देने में, सर्विसेज में कहीं ना कहीं कोई पार्ट रिप्लेस हुआ, या मान लो कोई पार्ट खराब हो गया तो दूसरा पार्ट लगा, तो वो जो मैंने स्पेयर पार्ट रखे हुए हैं वो भी मेरा क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री माना जाएगा, क्योंकि वो भी आप हेल्ड फॉर सेल या हेल्ड फॉर कंजम्पशन ही रखे हो, कि अगर आप फिनिश गुड में आए बेचा है तो उस फिनिश गुड की सर्विस होगी तो उसमें आपको बेच दूंगा, या फिर अगर मेरा फिनिश गुड बनने में वो पार्ट खराब हो गया तो दूसरा पार्ट लगा दूंगा, विच इज ऑल्सो स्टोर एंड स्पेयर। पर व्हाट अबाउट स्पेयर पार्ट।
अगर वो मेरी इन्वेंट्री का नहीं है, स्पेयर पार्ट वो मेरी इन्वेंट्री का नहीं है, मान लो मेरी मशीन का है, मान लो मैं जिस मारुति जिस मशीन से कार बना रही है तो कार का स्पेयर पार्ट तो इन्वेंट्री आएगा, लेकिन व्हाट अबाउट मशीन का स्पेयर पार्ट, वो आपका पीपी कहलाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं आगे जाके बता दूंगा, उस पर मेरा AS2 नहीं लगेगा। तो क्लियर पॉइंट है मेरे बच्चे। अगर आपने स्पेयर पार्ट की बात करी तो यहां स्पेयर पार्ट सिर्फ उनकी बात हो रही है जो आपके इन्वेंट्री बोले तो फिनिश गुड या WIP या रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर नहीं है, वो मशीन से रिलेटेड है, तो वो मेरा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। जल्दी बताओ सर, इन्वेंट्री में कितनी चीज आ गई? 4 चीजें मेरे बच्चे, कितनी चीज आ गई? 4। वो सामान जिसे मैंने बेचने के लिए रखा है, ऑफ कोर्स मेरे लिए फिनिश गुड है, इन्वेंट्री है। वो सामान जिसे मैं फिनिश गुड में कंज्यूम कर जाऊंगा, रॉ मटेरियल। वो सामान जिस पे भी आधा अधूरा काम है, WIP। और वो सामान जो मैंने स्पेयर में रखा हुआ है टू मेक फिनिश गुड रेडी, या फिर कहीं ना कहीं कल को मैं स्पेयर पार्ट को मशीन बेच दूंगा, तो वो भी मेरा क्या बनेगा? दैट इज इन्वेंट्री। बट पॉइंट ये कि अगर वो मशीन से रिलेटेड है तो वो मेरा फिनिश गुड नहीं बनेगा, वो मेरा इन्वेंट्री नहीं बनेगा, उसे मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलूंगा। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, जल्दी बताओ, इतना बात क्लियर है? जल्दी बोलो क्या क्या बात है बोली सर। फास्ट ट्रैक, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, स्पीड में पकड़ूंगा पर आराम से आप सुनो, मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। AS2 एप्लीकेबल है टू ऑल एंटिटी विदाउट एनी एग्जेम्पशन एंड रिलैक्सेशन। दूसरी बात, AS2 में इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री का मतलब है मेरे बच्चे 4, जल्दी बताओ, रिपीट करो। वो सामान जिसे मैंने बेचने के लिए रखा है फिनिश गुड, वो सामान जिसे मैंने कंज्यूम करने के लिए रखा है रॉ मटेरियल, वो सामान जिस पे अधूरा काम हुआ है विच इज WIP, वो सामान जो इन्हीं तीनों के लिए स्पेयर में मटेरियल रखा हुआ है, स्टोर में मटेरियल रखा है, कंज्यूमेबल आइटम है विच इज रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, वो भी आपका इन्वेंट्री का ही पार्ट बनेगा। बट मेरा AS2 कहता है सर जी इन पे मेरा AS नहीं लगेगा, नॉन एप्लीकेबल। क्यों नहीं लगेगा मेरे बच्चे? ध्यान सुनना, क्योंकि 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 सर जी इन्वेंट्री, अगर आपने फिनिश गुड की बात करी, किसकी बात करी? फिनिश गुड। मान लो आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, सर जी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बिल्डिंग बनाता हूं, मैं हाईवे बनाता हूं, मैं डैम बनाता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, और मेरे पास सर जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी 31 मार्च को पूरा नहीं हुआ, WIP में पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया बट अभी बिका नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी बिल्कुल कच्चा मटेरियल लाके रखा हुआ है कि हाँ मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, क्या उसका भी रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड? डेफिनेशन तो क्लियर हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर जी। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बिल्डिंग बनाता हूं बेचने के लिए, मैं बिल्डिंग बनाता हूं बेचने के लिए, तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या कहलाएगी? फिनिश गुड। बिल्डिंग अधूरी है, क्या कहलाएगी? WIP। बिल्डिंग के लिए मैंने ईंटें रखी हुई हैं, क्या कहलाएंगे? रॉ मटेरियल। क्या वो मेरे फिनिश गुड WIP इन्वेंट्री की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है? आंसर इज यस। बट क्या उनकी अकाउंटिंग AS2 में होगी? द आंसर इज नो। सर जी उनकी अकाउंटिंग फिर कहां होगी? सर जी उनकी अकाउंटिंग होगी AS7, स्पेसिफिक AS है AS7, तो इसका मतलब उस पर AS2 नहीं लगेगा। AS2 जनरल AS है मेरे बच्चों, अगर जनरल AS कोई है तो उस पर स्पेसिफिक AS नहीं लगेगा। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, बोलो हाँ है ना? बात समझ आ रही है? सर व्हाट अबाउट कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर, मैं सर जी मैं आपको क्लासेस देता हूं, कोचिंग देता हूं, क्या मेरी सर्विस एक दिन में खत्म हो रही है? नहीं, मेरा बैच शुरू हुआ 2 फरवरी को, मान लो मेरा बैच शुरू हुआ 1 फरवरी को और 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, बट बैच अभी चले ही जा रहा है क्योंकि बैच तो सितंबर के लिए चल रहा है, तो बैच कंप्लीट होगा जून में। तो बताओ 31 मार्च को तो मेरी आधी सर्विस हो गई, इनकम्प्लीटेड सर्विस है, मतलब WIP है ना, मतलब WIP है। सर जी मेरा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्या उस पे AS2 लगेगा? नहीं सर, AS9 लगेगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 सर्विस प्रोवाइडर पे बात करता है कि अगर प्रोपोर्शनेट सर्विस कंप्लीट हुई है तो उसको कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? सिक्योरिटीज हेल्ड, सर मेरे पास शेयर डिवेंचर है, मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं, अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो AS13 लगेगा, लेकिन अगर मैंने कहा सर जी मैंने शेयर खरीद के रखे हैं और ये मेरा बिजनेस है, सर जी मेरा बिजनेस है, मैं शेयर डिवेंचर खरीदता हूं और डेली बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस मैं इसे सेल करता हूं, हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। शेयर जो है वो मेरे ट्रेडिंग नेचर में, हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो क्या मेरे बच्चे, क्या 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 वो मेरे लिए सर सर जी वो मेरे लिए फिनिश गुड है? द आंसर इज यस, वो मेरी फिनिश गुड की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। बट अगेन उस पे AS लगेगा? नहीं सर, AS2 हमारी सिक्योरिटीज पे नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट पे AS13 लगता है, लेकिन इस पे लगते हैं इंडेस, इस पे क्या लगते हैं? इंडेस। AS लगता ही नहीं है, इंडेस लगता है, लेकिन AS लगता ही नहीं है, तो AS2 नहीं लगेगा। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मान लो मैंने फसल रखी है, मैंने पेड़ काट के रखे हैं, मैंने
मैंने चीजें रखी हुई हैं कि सर मैं हेल्ड फॉर सेल करूंगा, सर जी मेरे लिए एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मैंने सर जी फसल काट के रखी है हेल्ड फॉर सेल। मैंने मैं सपोज मेरी बाग है, मेरे बाग हैं जिनमें आम के बाग हैं, सेब के बाग हैं, आम रखे हुए हैं, हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यही बिजनेस है मेरा सर जी, क्या वो फिनिश गुड की डेफिनेशन में क्वालिफाई हो रहा था? आंसर इज यस, बट क्या उस पे एस लगेगा? नहीं। अगेन इंडेस 41, दैट इज इंडेस लगेगा, एस नहीं लगेगा। और स्टोर एंड स्पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीन का स्पेयर पार्ट पहले ही मना कर दिया था, याद है सर? उस पे लगेगा एस 10, उस पे क्या लगेगा? एस 10, मतलब उस पर एस 2 नहीं लगेगा। तो जिन पर स्पेसिफिक एस और इंडेस हैं उन पर हमारी एस बात नहीं करता। कितनी चीजों पे बात नहीं करता? 5। इधर जाओ पंजा, इधर देखो। पहला सर जी इन्वेंट्री, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात मत करो, सर्विस प्रोवाइडर की बात मत करो, सिक्योरिटी हेल्ड फॉर सेल बात मत करो, एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज की बात मत करो, और जितने भी स्पेयर पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीन्स के उनके ऊपर बात मत करो, क्योंकि उनके ऊपर स्पेसिफिक एएस हैं। 3 बातें कर दी मेरे बच्चे, जल्दी बताओ कौन कौन सी? सबसे पहली सर एएस की एप्लीकेबिलिटी सारी एंटिटी, एएस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब 4, फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी रॉ मटेरियल और स्टोर एंड स्पेयर्स, किन पे नहीं लगेगा? 5, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस प्रोवाइडर, सिक्योरिटी हेल्ड फॉर सेल, एग्रीकल्चर और स्पेयर पार्ट फॉर मशीन, उन पर AS2 नहीं लगेगा। नाउ मुद्दे पे आते हैं इन्वेंट्री। नाउ मेरे बच्चे इन्वेंट्री के मुद्दे पे आते हैं, और इन्वेंट्री की जब मैं बात करूंगा तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फिनिश गुड और WIP को एक साथ, रॉ मटेरियल और स्टोर स्पेयर्स को एक बात। ये मेरा लंबा डिस्कशन है, ये मेरा छोटा डिस्कशन है। पहले मैं बात करता हूं एक साथ खत्म करते हैं। जब भी हम फिनिश गुड की बात करते हैं, बचपन याद करो, आप जब बचपन में पतंगे लूटते फिरते थे, फाइनल अकाउंट, सर कई हजार साल पहले की बात है, जब आप 12th में थे, नहीं 11th में थे, और फिर आप फाउंडेशन में आए, जब आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट, और वहां आपके टीचर ने रट्टा लगवाया था, मैंने याद करवाया था, बेटा प्रूडेंस प्रूडेंस प्रूडेंस, याद है कुछ? हमने कहा था सर जी हम फिनिश गुड को ऑलवेज वैल्यूज करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू अपवर्ड नहीं, अब यूज करेंगे NRV। NRV मतलब मार्केट में जितने का बिकेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में बेचने के बाद मेरी जेब में जितना आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी बात करूंगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, बट मेरा AS2 क्या बोलता है? कह रहा है जब भी आप फिनिश गुड की बात करोगे, किसकी बात करोगे? फिनिश गुड, तो जितने उसकी लागत है, जितना उसकी लागत है और जितने में वो बिकेगा, जितना मेरी जेब में पैसा आएगा, अगर कॉस्ट और NRV, मतलब NRV अगर ज्यादा है, फ्यूचर में अगर आपको फायदा दिख रहा है, मतलब मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, पैसा ज्यादा मिलेगा, तो भैया आप फ्यूचर में प्रॉफिट की तरफ देखो। अभी सिर्फ कॉस्ट मतलब लोअर, और अगर आपको लगता है नहीं सर फ्यूचर में लॉस है, NRV कब मिलेगी, यही तो प्रूडेंस होता था, तो आप कहते थे सर NRV पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। मेरे लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस के हिसाब से मेरा AS2 कहता है कॉस्ट और NRV, हायर नहीं लोअर की तरफ देखो, लोअर जितने की लागत है, अगर उससे ज्यादा बिक रहा है तो लागत पे रहो, अगर लागत से कम में बिक रहा है तो लॉस है, तो लॉस को रिकॉर्ड करो और उसे NRV पे रिकॉर्ड कर लो। पर इधर से डिसाइड होता है रॉ मटेरियल, इधर से डिसाइड होता है रॉ मटेरियल। कह रहा रॉ मटेरियल और स्टोर एंड स्पेस डिपेंड करेगा आपके फिनिश गुड पे। फिनिश गुड जिनमें रॉ मटेरियल लग चुका है, जो फिनिश गुड में बेचने वाला हूं, मान लो ये मेरे पास फिनिश गुड है, मान लो ये फिनिश गुड है जिसे मैं बेचूंगा, क्लियर है? अब इसके लिए मैंने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, रॉ मटेरियल लग चुका नहीं है, इस टू बी इनकॉर्पोरेटेड होगा, पर सुनना, मैंने कहा सर रॉ मटेरियल रखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में। अब पॉइंट इस रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन, बेटा क्लास में, मेन क्लास में डिटेल में पूरी क्लास लगाई थी मैंने, इस पर लॉजिक समझाया था, बट अभी रिवीजन, सर रिवीजन के मुद्दे समझो। मैंने फिनिश गुड बेचना है, लेकिन इस फिनिश गुड के लिए एक सेंसर यूज होता है, जिससे ये पेन पे लगते ही चलने लगता है, ठीक है? अब नाउ इसमें एक रिफिल है, दिखाऊं, देखो रिफिल दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये देखो दिख रही है रिफिल, दिख रही है, ये रिफिल है, ठीक है? अब ये जो रिफिल है, ये इसमें सेंसर लगा हुआ है, तो ये रॉ मटेरियल है। मान लो मैं ये बनाता नहीं हूं, ये मैं खरीदता हूं और इसमें लगा देता हूं और पेन बना देता हूं, क्लियर है? नाउ पॉइंट इज, अब ये पेन मार्केट में बेचता हूं, मान लो एक पेन 1000 रुपए का है, ये पेन कितने का? 1000, वैसे महंगा है, पर मैंने कहा सर एक पेन कितने का है, मेरे को जो लागत बनती है, कॉस्ट कितनी है? 1000, क्लियर है? अब मार्केट में इसका प्राइस जो मैंने रखा है वो 1200 रखा है, कितना रखा है? 1200, और इसका रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो बेटा अगर क्वेश्चन कहता है कि जिस फिनिश गुड में ये रॉ मटेरियल लगेगा, अगर उस फिनिश गुड की वैल्यू, वो मार्केट में जो बिकेगा, रियलाइजेबल, जो उसकी NRV है, यहां पे इंपॉर्टेंट है NRV, जो NRV है ना मेरे बच्चों, NRV, वो NRV अगर इक्वल है या कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब मेरी कॉस्ट 1000 से ज्यादा का फिनिश गुड बेचेगा, मतलब मैं कह रहा हूं मेरी NRV 1200 है, मतलब मेरे को फ्यूचर में अंधकार दिख रहा है या ब्राइट, हाँ जी, फायदा दिख रहा है या नुकसान? फायदा, तो बताओ मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल बनाऊंगा।
बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगा। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल को मैं यूज करूंगा तो मुझे उसके रिप्लेसमेंट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ऑलवेज एट कॉस्ट। मतलब अगर मुझे एनआरवी ज्यादा मिल रही है, फ्यूचर में फायदा दिख रहा है, तो मैं रॉ मटेरियल को यूज करूंगा, और यूज करूंगा तो उसको ऑलवेज वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट। क्लियर है? बट अगर मुझे लगता है एनआरवी कम है, मतलब जितनी मेरी लागत है उससे भी कम में बिक रहा है, 1000 रुपए लागत लगती है और मार्केट में चल रहा है 900 रुपए का प्राइस, अब तो इससे बेटर पेन आ गए हैं, कोई नहीं खरीद रहा मेरा पेन, 900 रुपए से ज्यादा का नहीं बिक रहा। बताओ 1000 की चीज 900 में बिक रही है, क्या मैं और बनाने के बारे में सोचूंगा? जितना है उतना ही बेच दो, लॉस है सर जी, क्यों बनाऊंगा? तो मैं रॉ मटेरियल क्या करूंगा, रॉ मटेरियल को मैं हो सकता है यूज ना करूं, मैं वापस कर दूं कि भैया मुझे नहीं चाहिए पेन, मैं नहीं बना रहा ये पेन, क्या करूं बना के, लॉस हो रहा है उल्टा बनाने में। क्लियर है? तो उस केस में मैं उसे लोअर वैल्यू करूंगा, लोअर एट, मेरे बच्चे क्या, लोअर एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। और अगर वो ज्यादा पे है तो ओनली कॉस्ट। मतलब मुद्दा समझो, अगर फ्यूचर ब्राइट है तो आप ऑफ कोर्स बनाओगे, दैट इज कॉस्ट, मुझे रिप्लेसमेंट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर फ्यूचर अंधकार है, डार्क में है, सर जी मुझे फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है सामान बनाने से, तो मैं फिर बनाऊंगा नहीं, मैं वापस करूंगा, तो मैं बोलूंगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन डिपेंड करेगी किस पे, फिनिश गुड पे। फिनिश गुड की वैल्यूएशन सिंपल, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, और अगर आपकी वैल्यूएशन एनआरवी ज्यादा है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर, एनआरवी कम है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। लो जी, खत्म हो गई वैल्यूएशन। अब नाउ जी एनआरवी कैसे निकलेगी, छोटे छोटे पॉइंट। सर जी एनआरवी निकालने के लिए, एनआरवी का मतलब है नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी का मतलब है नेट रिलाइजेबल वैल्यू, कि आपकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। तो अगर आप फिनिश गुड की निकाल रहे हो, देखो रॉ मटेरियल की एनआरवी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो रिप्लेस होगा, एनआरवी मतलब बेचना, तो बेचूंगा क्या मैं, फिनिश गुड या डब्ल्यूआईपी। वैसे डब्ल्यूआईपी भी नहीं बेचता, फिनिश गुड बेचता हूं। तो फिनिश गुड की है क्या, जितने में मैं बेचूंगा, मान लो 1000 का पेन है पर मैं 1200 में बेचता हूं, तो 1200 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। मैंने कहा जो मेरे अनुमान के हिसाब से उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1200। अब 1200 में माइनस कर देंगे कोई खर्चा अगर मैं देता हूं डायरेक्टली, जैसे कि कोई कमीशन दे रहा हूं, कोई ब्रोकरेज दे रहा हूं, कोई स्पेसिफिक पैकिंग का खर्चा कर रहा हूं, वट एवर। तो अगर मैंने कहा मान लो सेलिंग प्राइस है 1200 और मुझे 5% कमीशन देना पड़ता है, तो 1200 का 5% कितना हो गया, 1200 का 5% हो गया 600। तो इसका मतलब 1200 की सेलिंग प्राइस और 600 का कमीशन, तो मेरी जेब में आया 11400। दिस इज एनआरवी, दिस इज एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। अभी क्वेश्चन कर लेंगे इस पर, सारा पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। बट मैं कह रहा हूं नहीं, फिनिश गुड की वैल्यूएशन नहीं चाहिए, डब्ल्यूआईपी की चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, हम ना डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन जो निकालेंगे वो फिनिश गुड के बेस पे ही निकालेंगे। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं ये कैलकुलेटर, मान लो ये कैलकुलेटर है, ये पूरा कैलकुलेटर अगर बिल्कुल रेडी टू सेल है तो ये सपोज 500 रुपए में बिकता है। जैसे इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है 500 और 50 रुपए का कमीशन देना पड़ता है, तो 450 मेरी जेब में आता है, 450 मेरी जेब में आता है। बट मैं कह रहा हूं अभी ना इसमें बैटरी नहीं लगी, इसमें बैटरी नहीं लगी, तो अपनी ये फिनिश गुड नहीं है, डब्ल्यूआईपी हो गया। ये मेरे बच्चे क्या हो गया, डब्ल्यूआईपी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मुझे बताओ बैटरी की कॉस्ट 100 रुपए आती है, बैटरी की कॉस्ट कितनी आती है 100। तो मैंने कहा सर जी आप ना बैटरी खुद लगा लेना, लो जी ये ले लो। तो आप मुझे बताओ क्या कहोगे, आप कहोगे भैया आपको 450 जेब में आता था पूरा रेडी करने के बाद। मैंने कहा कह रहा 100 रुपए की बैटरी है, मैंने कहा तो एक काम करो ना 100 रुपए कम दे दो, दैट इज कहीं ना कहीं 450 पूरी नेटलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड है। बट अभी इसमें कितना काम होना बाकी है 100, तो एक काम कर भाई 100 कम दे दे, 350 दे दे। तो नेटलाइजेबल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी क्या हो जाएगी, जो भी फिनिश गुड की डब्ल्यूआईपी है उसमें जितना काम होना बाकी है उसे हटा दो, 100 रुपए की बैटरी हटा दो, तो इसका मतलब वो आ जाएगी 350, और 350 इज माई एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। मतलब फिनिश गुड की डब्ल्यूआईपी जो है उसी में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो, एनआरवी आ जाएगी किसकी, डब्ल्यूआईपी की। बोलो है ना। और सर जी जब ये वैल्यूएशन लगाओगे, नोट नंबर 2 कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड शुड बी लोअर एंड कॉस्ट, लोअर एट कॉस्ट और एनआरवी। तो सर ये आइटम बाय आइटम करना है, नॉट ग्लोबल बेसिस। ग्लोबल मतलब मान लो मेरे पास 3 फिनिश गुड हैं, 3 तरीके, मान लो मेरे पास फिनिश गुड क्या है, मैंने कहा मैं ये मार्कर, ये पेन भी बनाता हूं, मैं ये कैलकुलेटर भी बनाता हूं, और मान लो मैं ये डायरी भी बनाता हूं।
ठीक है। तो तीन तरीके के फिनिश गुड है, इसकी कॉस्ट अलग है, ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट अलग है और इसकी कॉस्ट अलग है, इसकी एनआरवी अलग है, इसकी एनआरवी अलग है और इसकी एनआरवी अलग है। अब मुझे बताओ क्या मैं ये तीनों, मेरे बच्चे प्रैक्टिकली समझो सर एएस, ठीक है, मजा आएगा आपको। मेन क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया है, रिवीजन में भी आपको कोशिश कर रहा हूं थोड़ा डिटेल में ले जाने के लिए। बताओ ये अलग फिनिश गुड है, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। अब मैं कह रहा हूं तीनों की कॉस्ट और एनआरवी अलग अलग है, इन तीनों का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है, तो ये अलग अलग इन्वेंट्री कहलाएगी। अब नाउ पॉइंट इज कि सर जब मैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो क्या मैं तीनों को ऐड करूं, इन तीनों की कॉस्ट और इन तीनों की एनआरवी विच एवर इज लोअर कर दूं? ना जी ना, दिस इज ग्लोबल, ना जी ना। एएस कहता है ये नहीं, अलग अलग, इसका अलग कॉस्ट और एनआरवी होगी, इसकी अलग कॉस्ट और एनआरवी होगी और इसकी अलग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। हाँ सर इसकी क्वांटिटी भी अलग अलग एक एक करके, नहीं, मान लो मेरे पास कॉपी की 1000 क्वांटिटी पड़ी है तो 1000 की मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, 1000 मल्टीप्लाई बाय एनआरवी विच एवर इज लोअर। ऐसे ही मैंने कहा कैलकुलेटर की 500 पड़ी है तो 500 की कॉस्ट, 500 की एनआरवी विच एवर इज लोअर। एक बार में मैंने कहा इसकी 200 पड़ी है, 200 का पेन की कॉस्ट, 200 की 500 एनआरवी और विच एवर लोअर इज लोअर। तो आपको आइटम बाय आइटम करना है, ग्लोबल बेसिस पे नहीं करना है। ओके बच्चे, पहले बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, अभी आगे आते हैं। अब सर जी मुद्दा आ गया, कॉस्ट कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सर जी कॉस्ट निकालने का तरीका मेरे बच्चों समझना। कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एएस ने 3 मेथड दिए हैं। कितने मेथड दिए? 3। कह रहा सर जी एनआरवी निकाल लिया आपने, अब कॉस्ट निकालना है ना फिनिश गुड की। मेरे बच्चे सुन लो, कॉस्ट निकालने के 3 मेथड है। कौन कौन से? सर जी स्टैंडर्ड कॉस्ट विच इज नॉर्मली आपको ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए तो इररेलेवेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वहां पे एक स्टैंडर्ड रेट होता है हर चीज को बनाने का, कि मान लो मुझे मोटा मोटा पता है इस पेन को बनाने में इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना खर्चा, तो मोटा मोटा मुझे लगता है 900 रुपए में स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इतने में रेडी हो जाएगा। हो सकता है मैं 900 से ज्यादा भी लगा दूं, 900 से कम भी, बट ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट आएगी? 900। तो दिस इज स्टैंडर्ड रेट और ऑफकोर्स ये मैं नहीं निकालूंगा बेटा, एक्सपर्ट निकालेगा विच इज कॉस्ट अकाउंटेंट। बट नॉर्मली मेरा ये कहता है अगर आपके पास एक्चुअल डेटा नहीं है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट भी यूज कर सकते हो और उसी के बेस पर आप अपनी वैल्यूएशन कर सकते हो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ये, एनआरवी ये, विच एवर लोअर कॉन्सेप्ट लगा और काम खत्म। बट मैं कहूंगा ये मेरे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। दूसरा आता है हमारा रिटेल मेथड। रिटेल मेथड कहां यूज होगा? जनरली उस बिजनेस में जहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस में, कि मैं सामान खरीदता हूं और बेचता हूं। क्यों यूज होता है ये मेथड? क्योंकि सर जी वहां पे ना मैं बना नहीं रहा, तो मेरे को बस पता है कि मैं कई सारे सामान खरीद रहा हूं और मेरा मार्जिन फिक्स है। मतलब मैंने कहा मैं पेन भी खरीद के बेच रहा हूं, मैं ये भी बेच रहा हूं, मैंने कहा मैं स्टिकर भी बेच रहा हूं, ठीक है, मैं ये भी बेच रहा हूं, सब बेच रहा हूं मैं, क्लियर है? सब मैंने दुकान में सारा स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है। अब पॉइंट ये कि मैं एक भी चीज बना नहीं रहा हूं, मैं सब खरीदता हूं और आगे बेचता हूं। तो मैंने ना मार्जिन फिक्स कर रखा है कि मुझे पीछे से जितने का भी प्राइस मिलेगा, मान लो कैलकुलेटर मुझे मिल रहा है 100 रुपए का, तो इसमें मैं 20% मार्जिन ऐड करूंगा और 120 में मार्केट में बेच दूंगा। ऐसे ही मुझे ये स्टिकर मिल रहा है मान लो 30 रुपए का, तो 30 रुपए में 20% मार्जिन ऐड करूंगा और 36 रुपए का बेच दूंगा। मैंने कहा मान लो ये डायरी मिल रही है 1000 रुपए की, तो 1000 का 20% 1200 रुपए ऐड करूंगा और बेच दूंगा। मतलब वहां पे मैं कोई कॉस्ट निकाल नहीं रहा, मैं सिंपल जितने का मुझे मिल रहा है उसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूं और बेच रहा हूं। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? सिंपल तरीका है, वो कहता है सबसे पहले आपके पास जो भी सेल है उसमें से मार्जिन हटा दो, क्लियर है? आपकी टोटल सेल में से जीपी हटा दो, 20% आएंगे तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट, बोलो है ना। और बचपन में आपने एक सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आओ और सीओजीएस को इधर ले आओ और जो निकलेगा वहीं से अपने आप निकल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, कि ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना था, डायरेक्ट एक्सपेंस इधर था, क्लोजिंग स्टॉक इधर गया और सीओजीएस यहां आया, अपने आप निकल जाएगा ये। इस पर भी 1-2 क्वेश्चन है, मैं दिखा दूंगा अभी, क्लियर है? बस खत्म। लेकिन मेन मुद्दा है सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग। हम जो कंपनी में जाएंगे, ऑफ कोर्स बेटा प्रे करना कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओ, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब आप काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वहां पे मैं लगाऊंगा कंप्यूटेड कॉस्ट मेथड, और वहां पे आपको मेरा एएस कहता है 3 तरीके से कॉस्ट, इसे आप कॉस्टिंग में भी अच्छे से पढ़ते हो। सबसे पहले आप निकालोगे रॉ मटेरियल कॉस्ट, जैसे मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही बोल सकता हूं, रॉ मटेरियल भी कॉस्ट बोल सकते हो। रॉ मटेरियल में आपने जितना खरीदा, सर जी यहां वैल्यूएशन नहीं कर रहा हूं तो परचेज कॉस्ट आएगी, कि जितने का मुझे परचेज प्राइस हुआ वो प्लस ओपनिंग स्टॉक, अगर कुछ खर्चे हैं तो ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे? माइनस। मेरे बच्चे याद रखना, इधर देखो, इधर 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 मेरी तरफ इधर देखो, परचेज आपको ऑलवेज क्वेश्चन देगा, ओपनिंग स्टॉक अगर देगा तो अच्छी बात है वरना जीरो, डायरेक्ट एक्सपेंस देगा तो अच्छी बात है वरना जीरो, और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है वो आपको अमाउंट में ना दे। मेरे बच्चे क्या ना दे? अमाउंट में ना दे,
यूनिट्स में दे दे, क्या दे दे, यूनिट्स में, तो आप इसकी वैल्यूशन करोगे, आप इसकी कॉस्ट निकालोगे। अब इसकी कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, रॉ मटेरियल, मैं फिनिश गुड की कॉस्ट निकालने के लिए मेथड समझा रहा हूं। रॉ मटेरियल की अगर आपको मेरे बच्चे कॉस्ट निकालनी है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए आप सिंपल कहोगे कि सर आगे जाके मैं दिखा दूंगा, अगर आपने लगाया फीफो मेथड, फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान पहले आया वो गया, तो मतलब पहले जो ओपनिंग है वो आप कंज्यूम कर चुके होगे, तो बचा कौन सा होगा, परचेज वाला, बचा कौन सा होगा, परचेज, मतलब आपके क्लोजिंग में कौन सा सामान बचा होगा जो आपने इस साल खरीदा, क्योंकि ओपनिंग तो आप खा चुके होगे, कंज्यूम्ड, बोलो है ना। तो फीफो के अंदर आपको क्या करना है, जो भी परचेज कॉस्ट है, जितने का भी सामान खरीदा डिवाइडेड बाय परचेज यूनिट्स, परचेज यूनिट, तो जो भी आपकी परचेज प्राइस यूनिट आ जाएगी, परचेज प्राइस पर यूनिट आएगी, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे अपने क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को, आपकी वैल्यूशन आ जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। और अगर आपने बोला वेटेड एवरेज, मेरे पास लीफो नहीं है, दूसरा मेथड क्या है, वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज में क्या करना है, आप कहोगे जितना परचेज किया वो प्लस ओपनिंग स्टॉक वो, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, तो अपने आप कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट, और वही आप मल्टीप्लाई करोगे रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक से, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में दिया है, कौन सा वाला, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड का नहीं, फिनिश गुड की तो निकाल रहे हैं वैल्यूशन, रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो भी उसका परचेज प्राइस है, अगर फीफो लगा रहे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो फीफो लगाऊंगा, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। और अगर आपने वेटेड एवरेज करा तो आप बोलोगे जितनी कॉस्ट है, परचेज प्लस ओपनिंग प्लस डायरेक्ट, सारे खर्चे ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल यूनिट, अपने आप एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन आ गई। ठीक है सर जी, ये आ गया रॉ मटेरियल का वैल्यूशन। इसमें आप कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करोगे, ऑफ कोर्स लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगी, वेरिएबल क्वेश्चन देगा, नॉर्मली ऐड हो जाएगी, फिक्स पे अभी मैं बात करूंगा, फिक्स ओवरहेड पे भी बात करूंगा। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक कॉस्ट है तो उसे ऐड करोगे, और ऐड हो उसके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को अगर पर प्रोडक्शन यूनिट से यूज करोगे तो कॉस्ट यूनिट आ जाएगी, ये किसकी आ गई, फिनिश गुड की, ये किसकी आ गई, फिनिश गुड की, पहले हाँ या ना। और ऑफ कोर्स फिनिश गुड को क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई। मेरे बच्चे, मैंने आपको दो चीजें सिखा दी। सबसे पहले आपको मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन करने का रूल क्या है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर लोअर। एनआरबी निकालने का सिंपल तरीका है, सर जी जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसे एस्टिमेटेड सेलिंग खर्चों से माइनस करो, आपका एनआरबी आ गया। कॉस्ट निकालने के मेरे पास तीन मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेकार है, रिटेल कॉस्ट आपको जब भी लगेगा रिटेल बिजनेस में, जो नॉर्मली 90% क्वेश्चन में नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन है बस और कुछ नहीं, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन में क्या लगेगा, कंप्यूटेड कॉस्ट। कंप्यूटेड कॉस्ट के तीन एलिमेंट हैं, पहले रॉ मटेरियल, फिर कन्वर्जन कॉस्ट और फिर अदर खर्चा। अदर खर्चा क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखेंगे, वरना दो तो आएंगे। रॉ मटेरियल में अगर रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस दिया लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल नहीं है तो वही परचेज आपकी क्या हो जाएगी, कंजप्शन। और अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। अगर दोनों वैल्यू में दिए तो बल्ले बल्ले, एक प्लस एक माइनस। अगर वैल्यू में नहीं दिए, ओपनिंग ऑलवेज आपको वैल्यू में देगा, क्लोजिंग अगर वैल्यू में नहीं दिया तो आप फीफो लगाओगे तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर वेटेड एवरेज क्वेश्चन बोलेगा स्पेशली तब तो आप दो भी कॉस्ट को निकालोगे, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, एवरेज आ जाएगी। रॉ मटेरियल को ऐड करोगे, रॉ मटेरियल के बाद लेबर ऐड करोगे, लेबर के बाद ओवरहेड करोगे, ओवरहेड में सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड करोगे। फैक्ट्री में दो आएंगे, एक वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल सीधा ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन बता देगा, फिक्स में मैं भी काम करवाऊंगा। सर आपको याद रखना है कि जब भी आप कॉस्ट ऐड करोगे, मेरे बच्चे जब भी आप कॉस्ट ऐड करोगे तो इन कॉस्ट को आप नहीं लोगे। बेटा इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि मेरी कॉस्ट में AS2 के हिसाब से कौन सी कॉस्ट कंसीडर नहीं करी जाती। मैंने डिस्कशन किया था, इस पे भी आराम से पूरी क्लास लगाई थी कि अब नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपको आपके लॉस की वजह से पैसा नहीं देगा। अब नॉर्मल लॉस जो आपकी वजह से हुआ, जो आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ, आग लग गई, फैक्ट्री चोरी हो गई, वटएवर, आप किसी सामने वाले कस्टमर से ये पैसा नहीं मांग सकते कि भाई हमारी आग लग गई आप पैसा भरो। वो कहेगा भैया आपकी आग लगी आप देखो, हमें उससे लेना देना नहीं है। आपका सामान नहीं बिक रहा, आप स्टोरेज रख के बैठे हो, स्टोरेज कॉस्ट कस्टमर नहीं भरेगा। दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट में चार्ज करने का मतलब है आप कस्टमर से मांग रहे हो। कस्टमर कहेगा ना जी ना, आपका सामान नहीं बिक रहा तो मेरे को लेना दे, मेरे को जब तक बनने की कॉस्ट है बस मैं वो भरूंगा। तो सर स्टोरेज कॉस्ट बनने के बाद की कॉस्ट है। अब नॉर्मल लॉस आपकी गलती है, फाइनेंस कॉस्ट आपके पास पैसा नहीं है, आप लोगों से उधार मांग रहे हो, ब्याज पे कर रहे हो, अपने प्रॉफिट में से पे करो, लेकिन कस्टमर से रिकवर नहीं करोगे। ऑफिस का खर्चा ना जी, प्रोडक्शन कॉस्ट तक है, उसके बाद ऑफिस का खर्चा आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सेलिंग खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आपने जो भी करा है वो भी नहीं बनेगा। और अगर कोई इनकम टैक्स पेनल्टी वगैरह फीस वगैरह पे कर रहे हो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो सीधा सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आप कस्टमर से सिर्फ प्रोडक्शन चार्ज कर सकते हो, उससे अलावा ज्यादा नहीं मांग सकते हो। फिक्स ओवरहेड, आखिरी बात,
खत्म मेरे बच्चों, खत्म। फिक्स ओवरहेड का मुद्दा क्या है? फिक्स ओवरहेड में आप कहते हो कि जब भी फिक्स ओवरहेड आएंगे तो क्या मैं उन्हें सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट में चार्ज कर दूंगा? नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उन्हें नॉर्मल कैपेसिटी, क्योंकि फिक्स ओवरहेड ना सर जी पहले से डिसाइड नहीं है। पूरी क्लास लगाई थी मैंने इस पर भी, दोबारा समझा देता हूं बेटा। होता क्या है, कुछ खर्चे वेरिएबल है जो मेरे प्रोडक्शन के हिसाब से होंगे। मान लो मैं कह रहा हूं इसे पेन बनाने में कुछ तो वेरिएबल खर्चा होगा, लेकिन कुछ फिक्स्ड है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का सुपरवाइजर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, ये खर्चे क्या है? फिक्स्ड है। अब फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड है लेकिन फिक्स्ड है, लेकिन मेरे बच्चे क्या है? फिक्स। अब इन खर्चों को मैं अपने प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करूं? तो पॉइंट इज, हम क्या मानते हैं, हम कहते हैं भैया देखो प्रोडक्शन तो बाद में होगा लेकिन खर्चे पहले से पता है, तो मैं हर यूनिट पे कैसे चार्ज करूं? मैं करूंगा नॉर्मल प्रोडक्शन, कि भैया मुझे पहले नॉर्मल कैपेसिटी बताओ कि हम नॉर्मली कितना प्रोडक्शन करते हैं, हम उसके हिसाब से ना, देखो मैं शॉर्ट में बोलूं तो हम क्या बोलते हैं, मान लो मेरा फिक्स खर्चा है, फिक्स ओवरहेड जो है वो है 5 लाख। कितने हैं? 5 लाख। अब पॉइंट इस क्वेश्चन ने बोला कि आपके जो नॉर्मल प्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं 10,000। कितने यूनिट होते हैं? 10,000। तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ कि आपका जो आप हर प्रोडक्ट पे रिकवर करोगे, मतलब जब जब प्रोडक्ट बनाओगे तो रिकवर कितना करोगे? तो रिकवर करोगे, रिकवर करने के लिए आप बोलोगे 5 लाख का खर्चा डिवाइडेड बाय 10,000। बेटा ऑलवेज नॉर्मल प्रोडक्शन से यूज करो। तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 50। दैट इज आप हर एक प्रोडक्ट पे जो चार्ज करने वाले हो वो कितना करने वाले हो? 50, क्योंकि फिक्स ओवरहेड नॉर्मल से करेगा, एक्चुअल का नहीं। क्लियर है? अब पॉइंट ये कि डिमांड के हिसाब से एक्चुअल बनाएंगे। अब मेरा पॉइंट ये कि एक्चुअल भी अगर 50 मतलब नॉर्मल के इक्वल आए तो इसका मतलब है सर आपने जितना पे परचेज किया था मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट नॉर्मल के हिसाब से, आपका रिकवर भी कितना हुआ? 5 लाख, और आपके एक्चुअल खर्चे भी कितने हुए? 5 लाख। तो आप चार्ज भी कितना करोगे? 5 लाख। और अगर आपने बोला एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ, मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 8,000, एक्चुअल कितना हुआ? 8, तो आप प्रोडक्शन में कितना चार्ज करोगे? 8,000 इंटू 50 मतलब 4 लाख। दैट मीन्स जो 1 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ वो आप प्रोडक्शन में नहीं चार्ज करोगे। रीजन इज सिंपल कि भैया आपने रिकवरी कितने करने, 8,000 बेचे तो हर प्रोडक्ट पे 50, तो आपको हर प्रोडक्ट पे रिकवर कितना हुआ? 4 लाख। तो कॉस्ट का पार्ट भी कितना बचेगा? 4। 1 लाख आपको अपने प्रॉफिट में से करना पड़ेगा क्योंकि आपने गलत एस्टिमेट लगा लिया। तीसरा, अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, मान लो 12,000 हो गया, तो 12,000 इंटू 50 6 लाख हो गया, लेकिन 6 लाख तो आपको खर्चे हुए ही नहीं, तो रिकवर तो 6 लाख हो गए, लेकिन आप चार्ज कितना कर सकते हो? मैक्सिमम जितना आपकी एक्चुअल जेब में गया। मैं सिंपल बोलूं तो सर आपको जो करना है वो सिंपल हम लोग बोलते थे रिकवर्ड और एक्चुअल, रिकवर्ड और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। मतलब यहां पे ना इंस्टीट्यूट अलग अलग फॉर्मूले बना देता है। मैं सिंपल बोल रहा हूं कि सर जी आप बस इतना सा करो। देखो डिस्कशन बहुत लंबा करा था बट अभी रिवीजन में उतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। कमेंट कर देना अगर आपको लगे कि ये वाले पार्ट पे मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनानी है तो उस पर सेपरेट क्वेश्चंस कर लेंगे, बट अभी मैं शॉर्ट में डिस्कस दोबारा कर रहा हूं। सर जी सिंपल सी बात है, आपने जितना भी फिक्स खर्चा किया है एक्चुअल 5 लाख, अब आप प्रोडक्शन पे जो चार्ज करोगे 5 लाख नहीं करोगे, वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे चार्ज करोगे क्योंकि आपको नहीं पता एक्चुअल कितना होने वाला है। तो आप कहोगे 5 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन आ गया 10,000। अब अगर आपका रिकवर्ड उससे कम हुआ है तो आप उतना चार्ज करोगे, और रिकवर्ड अगर ज्यादा हो गया, कब ज्यादा होगा? जब एक्चुअल ज्यादा हो गया, तो आप खर्चा रिकवर्ड नहीं डालोगे, एक्चुअल में जितना है उतना डालोगे। मतलब अगर रिकवर्ड कम हुआ है तो रिकवर्ड, और अगर रिकवर्ड ज्यादा हुआ है तो एक्चुअल, विच एवर इज लोअर। बस बात खत्म। क्लियर है? ये आपका फिक्स खर्चा यहां पे जाएगा। ठीक है, 3 छोटे छोटे मिसलेनियस पॉइंट बचे हैं बेटा। सबसे पहला कि अगर, ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि अगर आपको फिनिश गुड, अगर आपका फिनिश गुड मेरे बच्चे, अगर आपका फिनिश गुड या WI रॉ मटेरियल अगर आइडेंटिफाइबल है, आपको पता है कि आपके 5 सामान बचे लेकिन पांचों अलग अलग पता है कि भैया कैलकुलेटर अलग पता है, ये अलग पता है, फोन अलग पता है, सब पांचों अलग अलग पता है, तो आप फिर कोई फीफो वेटेड एवरेज नहीं लगाओगे, आप उन पांचों की अलग अलग कॉस्ट निकालोगे और वही आपकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट, और उसे NRV से कंपेयर करके आप बोलोगे यही आ गई वैल्यूएशन। क्लियर है? दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट निकालोगे। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट एक दूसरे से सेम है, क्लियर है? मान लो मैं कह रहा हूं एक, जैसे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, कितना बिजनेस है? फर्नीचर। अब मैं कह रहा हूं सोफे बचे, ठीक है, फिनिश गुड के नाम पे मेरे पास सोफे बचे हैं, 20 सोफे बचे हैं। क्लियर है? पर 20 सोफे क्लोजिंग में बचे हुए हैं, लेकिन 20 की जो शेप एंड साइज है वो डिफरेंट है। मैं हर किसी को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ये 2 सीटर है, ये 3 सीटर है, इसकी डिजाइन ये है, इसकी डिजाइन वो है, मतलब हर सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो मुझे 20 की अलग अलग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, अलग अलग NRV और विच एवर लोअर लगा के कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 20 सोफे बचे हैं बट सेम है, सारे के सारे सेम है,
ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग, बिल्कुल कलर वलर सब कुछ सेम है, कॉस्ट सेम है। तो आप फिर वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे मेथड लगाओगे फीफो या वेटेड एवरेज कि भैया मैंने 20 बनाए, मान लो जैसे मैं और दोबारा समझाता हूं, मान लो मैंने 20 सोफे बनाए, मैंने कहा 20 बचे, मान लो मैंने 100 सोफे बनाए, है ना, तो 100 में से अब 20 बचे। अब पॉइंट ये कि 100 एकदम अलग अलग नेचर के हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 100 कौन से बचे। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो 20 बचे हैं ना, वो 20 की अलग अलग कॉस्ट कितनी है, ठीक है, सेपरेट। और मैं कह रहा हूं 100 बनाए बट सेम है, सब कुछ सेम है, उन्हीं में से 20 बच गए, तो वो 20 सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं नहीं। तो भैया फिर आप ये लगाओगे कि भैया ये देखो फीफो लगा लो, तो मतलब जो पहले आए वो गए, जो लास्ट वाले हैं उनकी कॉस्ट ही अपनी वैल्यूएशन हो गई। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं हमें नहीं पता चल रहा कौन से आए कौन से गए, तो आप वेटेड एवरेज निकालो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। तो मैंने वही लिखा है, मैंने कहा फीफो में आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, जो भी प्रोडक्शन, अगर फिनिश गुड की बात कर रहा हूं या परचेज कॉस्ट पर यूनिट, मान लेंगे जो ओपनिंग है वो गया, जो बचा है वो परचेज या प्रोडक्शन, वही आपका फिनिश गुड की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है। और अगर आपने बोला नहीं नहीं वेटेड एवरेज, तो जो परचेज और प्रोडक्शन वो तो है ही, प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, तब आपकी क्या निकल के आएगी। क्लियर है, पक्का। सेकंड लास्ट पॉइंट, लॉस। बेटा लॉस दो तरीके के हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। बेटा नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो मुझे पहले से पता है, जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं शर्ट बनाऊंगा तो कतरन तो बचेगी, मुझे पता है मैं भैया कुछ भी काम करूंगा तो थोड़ा बहुत डैमेज तो बचेगा, होगा विच इज नॉर्मल लॉस। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। बस आप जब परचेज कॉस्ट निकालोगे, याद है परचेज कॉस्ट निकालोगे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, तो आप उसकी परचेज कॉस्ट को रिवाइज कर दोगे। मान लोगे कि मान लो मैंने 10 लाख रुपए पे किए, कितने, मैं कह रहा हूं मान लो मैंने 10 लाख रुपए पे किए और मैंने 1 लाख यूनिट खरीदे। कितने खरीदे, 1 लाख। तो मेरे लिए 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपए। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 10। बट मैं कहूंगा सर जी मुझे पता है इसमें से 5000 यूनिट तो बर्बाद होने वाले हैं। तो सर एक्चुअल में मैंने 1 लाख नहीं खरीदे, मुझे पता था कि 1 लाख खरीदूंगा जिसमें से 5 बर्बाद, तो मेरे लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 95 की कॉस्ट है। ये मैंने 10 लाख जो पे किए वो 1 लाख के लिए नहीं पे किए, वो कितने के लिए किए, 95। तो मेरी रिवाइज कॉस्ट आ जाएगी और उसी कॉस्ट से मैं वैल्यूएशन करूंगा, बोलो है ना। और अब नॉर्मल लॉस वो लॉस जिसे मैं अवॉइड कर सकता था पर मेरी गलती की वजह से वो लॉस हुआ, जैसे कि फायर, फैक्ट्री वगैरह, कुछ भी शर्ट बनाई, एक शर्ट खराब हो गई, कुछ कपड़ा कुछ जल गया, कुछ गिर गया, वटएवर। तो पॉइंट इज वो लॉस कौन सा है, अब नॉर्मल लॉस। उस लॉस को आप सीधा कहां डालोगे, पीएनएल में डेबिट करोगे, लॉस है वो, और ऑफ कोर्स इसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। जो भी अब नॉर्मल लॉस यूनिट है मल्टीप्लाई बाय जितने का परचेज किया था या प्रोडक्शन, वही आपकी क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, आपके पास 2 प्रोडक्ट आ सकते हैं, एक जॉइंट प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट कौन सा होता है कि एक साथ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लो एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से 2 बन रहे हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि भैया अगर हम दूध पे काम करें तो दही भी बन सकता है, पनीर भी बन सकता है, ठीक है। गन्ने पे काम करें तो अगर जैसे गन्ने पे काम करें तो गुड़ भी बन सकता है और चीनी भी बन सकती है। तो जो काम एक साथ हो रहा है, जॉइंट कॉस्ट, जितनी लागत जॉइंट पे हुई, जब तक सेपरेट नहीं हुई, तो उस जॉइंट कॉस्ट को हम कैसे करेंगे। अब मान लो 2 प्रोडक्ट, ए प्रोडक्शन चली और उससे 2 प्रोडक्ट निकले, ए और बी, तो जहां तक ये कॉस्ट चली इसे जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे। अब ये जॉइंट कॉस्ट में देखना है कि ए में कितना हुआ और बी में कितना हुआ, तो इस जॉइंट कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी के एनआरवी के रेशियो में। किस रेशियो में, एनआरवी। और भी रेशियो यूज कर सकते हैं बट मेरा एएस कहता है एनआरवी के बेस में ज्वाइन कर लो। और अगर स्क्रैप वैल्यू या कोई भी बाय प्रोडक्ट आपका निकल के आए जो आपकी बनाने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो उसकी जो एनआरवी है, उसकी जो एनआरवी है वो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से माइनस कर दो। नेट कॉस्ट आप जब मेन प्रोडक्ट में मानोगे उस एनआरवी का आपको अलग से कुछ नहीं करना, जो भी एनआरवी आई है बाय प्रोडक्ट की उसे आप मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से क्या कर दोगे, माइनस, और जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी उस पर आप काम करोगे, ठीक है। लास्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, 3-4 डिस्क्लोजर है, मैंने यहाँ पे 3 ही लिखी है मोटे मोटे कि आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या क्या है। एक एक वैल्यू बताओ कि सर फिनिश गुड की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यूआईपी की कितनी है, रॉ मटेरियल की कितनी है। फिर आपने कौन सा मेथड यूज करा कॉस्ट निकालने के लिए, स्टैंडर्ड, रिटेल, कंप्यूटेड। फिर आपने कौन सा मेथड इवैल्यूएट किया कि आपने फीफो या वेटेड एवरेज, ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और यही मेरा AS2 खत्म हो जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों, ऑलमोस्ट 35 मिनट में, 36 मिनट में ऑन एन एवरेज हमने AS2 को पूरा रिवाइज किया विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। अगर आप मेरी बुक में जाओगे तो ये आपको AS की बुक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ना इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी गलत हुई है। अब जैसे देखो क्वेश्चंस देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, मान लो क्वेश्चन नंबर 2, बस देखना मेरे साथ, ठीक है। मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा नहीं, बस थोड़े बहुत पढ़ा दूंगा। मान लो मैंने गुड्स खरीदे कितने के, 40 लाख के, तो कॉस्ट कितनी होगी, 40। अब वो कह रहा है अक्टूबर 2016 को खरीदे और मार्च तक हमने 75% तो बेच दिया, तो 40 लाख का 25%, दैट मीन्स आ गया 10 लाख। ये सामान अभी भी कहां पे, क्लोजिंग स्टॉक में। अब ये कॉस्ट आ गई,
ये क्या आ गई कॉस्ट। और कह रहा है सर जी इसे मुझे लगता है एनआरवी एक्सपेक्टेड सेल कितनी 11 लाख, लेकिन उस पर मुझे कमीशन देना पड़ेगा 10%। तो एनआरवी कितनी हो गई, एनआरवी हो गई 11 लाख, 11 लाख का 10% माइनस करो तो 1,10,000 मतलब 9,90,000, 9,90,000 9.9 लाख। तो बताओ दोनों में लोअर क्या है, लोअर है 9.9 लाख, तो मुझे वैल्यूएशन कितने पे करनी पड़ेगी 9.9 लाख पे, बोलो है ना। अगला आ जाओ, मान लो यहाँ पे फिनिश गुड, कह रहा है फिनिश गुड की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 1 लाख, 1 लाख है, और हमारे लिए फिक्स ओवरहेड कितना 18, तो पर यूनिट कितना आ गया 18 रुपए, पर यूनिट कितना आ गया 18। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक एक्चुअल बना रहा हूं 1 लाख, तो रिकवर्ड ओवरहेड भी कितने हो गए 18 लाख। अब पॉइंट इज 18 लाख और एक्चुअल और रिकवर्ड विच एवर लोअर, दोनों ही सेम है, दोनों में से कोई भी चार्ज करो। दूसरा है 90,000, तो मैं कहूंगा 90,000 इंटू 18, 90,000 इंटू 18, यह आ गया रिकवर्ड, यह आ गया रिकवर्ड ऑफकोर्स कम आएंगे, ऑफकोर्स कम आएंगे। 18 इंटू 9 कितना आ गया मेरे हिसाब से 18 इंटू 9, ये आ गया, कैलकुलेटर कहाँ है, 18 इंटू 90,000, दैट मीन्स ये आ गया 16,20,000। अब 16,20,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, तो मेरे लिए रिकवर्ड ओवरहेड चार्ज होंगे, एक्चुअल का मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अगर 1,20,000 है तो 1,20,000 इंटू 18, तो रिकवर्ड कितने हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, बताओ कितने हो गए 1,20,000 इंटू 18, 1,20,000 इंटू 18, दैट मीन्स 21,60,000, रिकवर्ड कितने हो गए 21,60,000। अब पॉइंट इज रिकवर्ड तो हो गए, लेकिन पॉइंट इज एक्चुअल ओवरहेड कितने 18 लाख, तो एक्चुअल से ज्यादा नहीं जाऊंगा, दैट इज 18 लाख चार्ज करूंगा प्रोडक्शन में। क्लियर है, नॉर्मल सर जी। ये मेरा 2 पॉइंट, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट मैं कराते जा रहा हूं, आगे बढ़ते जा रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो, ये आ गया वो रिटेल मेथड पे, कह रहा है सर जी हमने गुड्स खरीदे थे 85 के, हमने बेचे 1,05,000 के, और जीपी हमारा 25% ऑन कॉस्ट। तो बताओ सीओजीएस कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे सेल माइनस जीपी। अब सेल कितनी है 1,05,000 और जीपी कितना आ गया 25% ऑन कॉस्ट। तो बताओ 25% ऑन कॉस्ट है, तो क्या लिख सकता हूं 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल, दैट इज 1,05,000 में से 21,000 का क्या जाएगा कमीशन, सॉरी प्रॉफिट। तो इसका मतलब 84,000 का क्या आ गया मेरा सीओजीएस, और 84,000 में ओपनिंग स्टॉक है 15,000। बताओ क्या करूंगा मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस सीओजीएस। तो बेटा ओपनिंग कितनी दी है 15, परचेज कितनी है 85, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं 0, और क्लोजिंग अभी आया सीओजीएस कितना 84, जो भी आएगा दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, कह रहा है सर जी 2 आइटम है, तो बताओ एक इंडिविजुअली करना है, आइटम बाय आइटम करना है ग्लोबल, ऑफ कोर्स आइटम बाय आइटम, आपको ग्लोबल करने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आगे चलो, ये सारे क्वेश्चन वहीं पे कह रहा है सर जी हमारे पास, ध्यान सुनना, कह रहा हमारे पास पार्टली फिनिश गुड है, मतलब WIP है, क्या है WIP। तो WIP जिसकी कॉस्ट कितनी है 530 रुपए, तो WIP की कॉस्ट कितनी है 530, ठीक है। कह रहा अगर इसे फिनिश गुड बनाए तो हमें 310 रुपए का एक्सपेक्टेड खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड एडिशनल खर्चा कितना होगा 310, ठीक है। जबकि फिनिश गुड अगर मैं बेचूं तो वो 750 बेचेगा, मतलब फिनिश गुड की सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 750 और माइनस 4% ब्रोकरेज है। तो फिनिश गुड का अगर मैं निकालूं एनआरवी, तो फिनिश गुड की एनआरवी कितनी आ जाएगी 750 इंटू 4%, ठीक है 30 रुपए, तो इसका मतलब 720 रुपए। अब ये बताओ ये 720 फिनिश गुड की है, जिसमें से 310 का और खर्चा करना है, तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगा भाई 310 कम दे दे। तो बताओ जल्दी से 720 माइनस 310, ये आ गया 410, तो एनआरवी आ गई 410, एनआरवी आ गई WIP की कितनी 410। बताओ जल्दी 530 और 430 विच एवरेज लोअर कितने पे 430। ऐसे ही अगला बताओ रॉ मटेरियल कितना है 400, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, परचेज बोले तो कॉस्ट कितनी है 400। कह रहा है कंपनी रॉ मटेरियल खुद नहीं बेच सकती, वो यूज करती है प्रोडक्शन में, ये लाइन ना भी लिखेगा तो भी पता है। कह रहा है फिनिश गुड जिसमें रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेट होगा वो सोल्ड हो रहा है बिलो कॉस्ट, मतलब बिलो कॉस्ट मतलब जितनी लागत है उससे भी कम में, मतलब फ्यूचर अंधकार में। तो बताओ फिर कॉस्ट पे या कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है 300 और कॉस्ट कितनी है 400, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कितने पे होगी 300 पे। बच्चे हाँ है ना, ठीक है। आगे ऐसे ही देखो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस को आप करोगे, ठीक है। अगर मेरे साथ ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखे हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं उन क्वेश्चन में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। बट आज के लिए इतना ही सर जी, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये अच्छे से रिवाइज हो गया हो, ठीक है। और अगर रिवाइज हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना अगला एएस कौन सा करना है, और उसके साथ ही साथ आप इस एएस के बारे में बताना कि आपको क्लियरली समझ आया नहीं आया। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो जल्दी से, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों।